श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपको आपके अपने चैनल महर्षि में ही कोचिंग सेंटर जो यूट्यूब चैनल है पर आपका स्वागत है। आपके लिए हम मैट्रिक के बहुत सारे जो सब्जेक्ट थे आपके, वो सारे के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लाए थे और आज से आप लोग के लिए 10वां क्लास का मैथ लाने वाला हूं और मैथ को बेसिक तरीके से और इजी पूर्वक यानी कि सभी को समझ में आ जाए इस तरह से मैं आपको मैथ बताऊंगा। आप लोग प्रत्येक दिन मैथ के प्रत्येक एक्सरसाइज को देखिएगा, जो यहाँ वीडियो अपलोड किया जाएगा आप लोग के लिए, और उसके बाद यदि आपको समझ में आ जाता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको चैप्टर वाइज मैं बताऊंगा। प्रत्येक दिन की क्लासेस होगी। अब ऐसा क्लास होगा जैसे आपको लगेगा कि ऑफलाइन क्लास हो रहा है। आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी। जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएगा उस क्वेश्चंस के बारे में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को देखकर आपको फिर अगले वीडियो में समझा दूंगा। और आज सबसे पहले आप लोग के लिए हम आपके मैथ का जो बुक है, चाहे वह NCERT हो, KC सिन्हा का हो, RD शर्मा का हो, भारतीय भवन का हो, किसी का भी हो, मैं आपके लिए स्पेशल मतलब कुछ जो इम्पोर्टेंट मैथ होंगे वो मैं बताऊंगा। इसके बाद अपने बुक के माध्यम से उसे बनाना है और जो समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में जरूर लिखना है, और जो समझ में आ गया, जो बन गया, उसे भी आप कमेंट में भेज दीजिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आप वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मैं आगे और भी वीडियो बनाकर आपको सिखा सकूं, समझा सकूं। आज सबसे पहले हम लोग रियल नंबर देखेंगे, जो एक्सरसाइज 1.1 का होगा। शुरुआत वे से चलेंगे। आज प्रथम क्लास होगी और प्रथम क्लास में मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिए और बन जाए। आज समझिएगा, सदा के लिए याद रहे। और ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है कि एग्ज़ाम के समय में किसी को दिक्कत ना हो। जो वक्त रहते अपने आप को तैयार कर लेते हैं, भविष्य उनका बर्बाद नहीं होता, भविष्य बन जाता है। क्योंकि कहा गया है, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो मैन। वक्त और समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, इसलिए हम लोग कल परसों ना करें। एक दोहा भी आप लोग सुने होंगे, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होगी, बोहरी करोगे कब। यानी किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप किसी काम को कल पर छोड़ देते हैं तो वह काम आपसे नहीं होगा। आजकल के लोगों में एक गुण आ गया है, आज करो सो कल कर, कल करो सो परसों, इतनी जल्दी क्या है बेटा, जिंदगी पड़े है बरसों। ये जिंदगी 2 क्षण का है, समय रहते काम करना चाहिए। जिस समय आपको नॉलेज हो जाता है, अभी आप ध्यान दे देते हैं तो भविष्य आपका चमक जाता है। आज मैं आप लोग को लिए एक्सरसाइज 1.1 का रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट करूंगा। रियल नंबर आप लोग जानते होंगे इनके बारे में। रियल नंबर को हम कहते हैं वास्तविक संख्या भी कहते हैं। रियल नंबर पढ़ने से पहले आपको यह जानकारी भी होना चाहिए कि नंबर क्या है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बस डायरेक्ट हिसाब बनाना चालू कर देते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक हम मैथ में सीख नहीं सकते। रट्टा मार सकते हैं, और रट्टा मारने से 1 दिन या 2 दिन चलेगा, बाद में आपसे छोटे कोई पूछ दिए या बड़े पूछ दिए
और जिसको जानकारी आप नहीं दे पाइएगा तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। इस बेइज्जती से दूर होने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा और समझना होगा। इसे आगे मत बढ़ाइए, धीरे 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 देखिए, एक एक शब्द को सुनिए जिसमें मैं आपको समझा सकूं, कुछ बता सकूं कि किस तरह से काम किया जाएगा। तो हम लोग अब क्लास देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का, लेकिन उससे पहले हम लोग जो वीडियो पर नए हैं, चैनल पे नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। और आप ये काम तभी कीजिए जब आपको ये वीडियो पसंद आए। जब पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो आप लोग के लिए प्रथम एक्सरसाइज 1.1 का रियल नंबर लाएंगे हम। तो सबसे पहले हम नंबर बारे में जानेंगे, उसके बाद तो आप लोग जानते हैं नंबर के लिए जानते हैं नंबर को हिंदी में कहा जाता है संख्या। नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं जी? संख्या कहते हैं। आप लोग सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि नंबर का मतलब संख्या होता है। लेकिन नंबर होते हैं कितने प्रकार के? यह अंग्रेजी नहीं है कि नंबर बता दिए सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। यह मैथ का नंबर है। हिंदी में नंबर देखिएगा जिसे हम वचन कहते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हिंदी में भी दो ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में है 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जिसे नंबर ही कहा जाता है। और हमारे समय में बच्चन को हटा देंगे तो बच्चन बहुत है, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, बाकी आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो नंबर दो प्रकार के होते हैं, यानी संख्या 2 प्रकार के। एक होते हैं रियल नंबर, एक है रियल नंबर और दूसरा है अनरियल, यानी वर्चुअल भी कह सकते हैं हम, वर्चुअल नंबर भी कह सकते हैं या अनरियल नंबर। तो यहां देख रहे रियल नंबर और वर्चुअल नंबर। जो लोग फिजिक्स पढ़े होंगे तो वो रियल का मतलब तो समझ ही गए होंगे और वर्चुअल का मतलब भी समझ गए होंगे। रियल का मतलब हो गया यहां वास्तविक संख्या, और इसे कहते हैं आभासी या काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, आभासी या काल्पनिक संख्या। तो यह 2 प्रकार की संख्या आपके सामने है, रियल नंबर और वर्चुअल नंबर। तो वर्चुअल यानी अनरियल नंबर, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी पता चल जाएगा बिहार बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, जहां मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं। आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड के क्लास के विद्यार्थी देखें या बिहार बोर्ड के। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ देखें रियल नंबर और वर्चुअल नंबर। पढ़ना क्या है हमको? रियल नंबर। 10वां क्लास में आपको रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, वर्चुअल नंबर के बारे में आपको 11th 12th में पढ़ना है। जो आगे आप क्लास में जाइएगा, जो विद्यार्थी अभी मैट्रिक एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट उनका अच्छा ही आएगा, वो व्यक्ति आगे जाके इसके बारे में भी पढ़ेंगे, वर्चुअल नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या और ये वर्चुअल होता क्या है, ये भी एक बात होता है कि वर्चुअल होता क्या है। तो वर्चुअल का मतलब जैसे x² + 2 और बराबर 0 कहें, तो यहां अगर करेंगे तो x² इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये स्क्वायर हटता है तो हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस में अंडर रूट देते हैं, माइनस है। हम लोग जहां तक सीखे हैं कि माइनस का स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है। 10वां क्लास में पढ़ना नहीं है, आगे जाके पढ़ेंगे कि इसको किस तरह से तोड़ेंगे। तो आगे क्लास जब 11th का क्लास होगा तो उसमें बताया जाएगा आप लोगों को
कि किस राशि से तोड़ा जाता है। तो इसे मैं छोड़ता हूं क्योंकि ये हमको पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है क्या, रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर में सबसे पहले नंबर कौन सा आ गया, रियल नंबर में सबसे पहले नंबर है आपका, देखा जाए तो आप लोग नाम सुने होंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है जी, प्राकृतिक संख्या। मैं पूरा विस्तार नहीं बताऊंगा कि अब इसका विस्तार करूंगा तो परिभाषा में इससे मैं खत्म हो जाएगा। मैं आप लोग को शॉर्टकट बता देता हूं और जिससे आपको समझ में आ जाए। आप ये सब क्लासेस कर चुके हैं, ये 5 क्लास में ही पढ़ना था प्राकृतिक संख्या, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए और बेसिक नॉलेज के बिना तो बहुत सारा अधूरा है। तो सबसे पहला जो चीज़ था मेरा नेचुरल नंबर, ये पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं। ये नेचुरल नंबर क्या है भाई, तो ये जो नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल के देखेंगे तो इसे हम हटा देते हैं अभी, क्योंकि ये तो पढ़ना नहीं ना है। आप लोग लिख भी लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पीछे करके लिख लीजिएगा। तो नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर को कहते हैं गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 इन्फिनाइट। इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब क्या, संख्या का तो कोई अंत ही नहीं होता है। 1 2 3 4 5 यानी कि देख रहे हैं गिनती हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन्फिनाइट, अनंत। जिस तरह से समुद्र में पानी बहुत सारा है वो तो शायद सूख भी सकता होगा, लेकिन संख्या का कोई अंत नहीं है। इसीलिए संख्या जहां पढ़ा नहीं जाता उस संख्या को हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं 10 पे पावर 8, 10 पे पावर 50। क्योंकि अगर इसको तोड़ के देखिए तो आप लोग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब पद्दुम 10 पद्दुम, बहुत सारे संख्याएं हैं जो हिंदी में बोलते थे, हम लोग बचपना में पढ़े हैं। और इस चीज़ का स्टडी हम लोग तो LKG में ही कर लिए थे, नर्सरी क्लास में ही कर लिए थे। आजकल के बच्चे तो 1 मंजा 1 पढ़ते हैं, हम लोग एक का एक खाली एक पढ़ते थे। तो इस तरह की संख्या होते हैं, यानी कहने का मतलब गिनती की संख्या। क्या चीज़ की संख्या जी, गिनती की संख्या। यानी अगर रिलेटेड देखा जाए तो काउंटिंग, काउंटिंग नंबर, ठीक है ना। ये काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या को क्या, कौन सी संख्या बोले, प्राकृतिक संख्या बोले। इसके बाद देखें, इससे पहले भी अगर देखना है तो इसमें यह देखिए कि जो प्राकृतिक संख्या होता है उसको हम n से सूचित करते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिए, n से सूचित करते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर आता है। होल नंबर, होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या है, ये तो गिनती संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये कौन सी संख्या आ गई जी। देखिए पढ़ाई ये बहुत है, घुसिएगा सागर मिलेगा। लगता है कि 7वां पढ़ लिए तो अब आराम है, 8वां में जाते फिर टेंशन चालू, 9वां में होता है फिर टेंशन चालू। लेकिन जिनका बेसिक मजबूत होता है उनके आगे क्लास में कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको समझ में आ जाता है। तो आप लोग देखेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, अब ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टार्ट। लेकिन यहां दिख रहा है कि एक शून्य भी यहां आ गया 10 में, यहां शून्य नहीं था। दिमाग यहां पर खनका, ये शून्य कहां से आया भाई, ये शून्य कौन सा संख्या है। तो गिनती की संख्या में अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाए, 0 प्लस नेचुरल नंबर,
यानी 0 के साथ 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से गिनती करते जाएंगे और ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। 0 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा। अब कहोगे भैया ये शून्यवा कहाँ से आ गया? तो बहुत सारे जो मैथ के वैज्ञानिक हुए, जो गणितज्ञ हुए, उन्होंने सोचा कि जोड़ने घटाने की भी प्रक्रिया होती थी। कैसे भाई? अब देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। तो कभी सोचा कि अगर मैं ये काम खाया तो ये काम मेरे पास था, ये काम खा लिया तो मेरे पास कितने आम बचे? एक क्वेश्चन आया उनके पास। तब जाके उनको पता चला जब कुछ नहीं बचा तो इसको सुन लेते हैं, क्योंकि 10वां पोजीशन पर शून्य तो डालना ही पड़ेगा। ये शून्य की खोज हो गई। और शून्य की खोज होने से विद्यार्थियों के लिए एक समस्या भी हो गई, हमको होल नंबर याद करना पड़ेगा। लेकिन समस्या नहीं है, ये सीख मिलती है कि शायद हम भी कुछ नई चीज खोज सकते हैं। इसीलिए होल नंबर आया। 0 1 2 3 4 5 6। इसे आप देखिए बढ़िया से, फिर आगे हम बताते हैं। देख लिए? तो होल नंबर को हम यहां पर बता देते हैं, W से स्विच करते हैं। क्या चीज से करते हैं? W से। होल W से आ गया। इसी में एक नंबर आओ देखें हम, इंटीजर, शायद ऐसे ही लिखा जाता होगा, इंटीजर, इसको पूर्णांक भी कहते हैं हम शायद, है ना। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक होता है। अभी पूर्णांक संख्या क्या है? तो पहले मैं ऊपर साफ कर देता हूं, उसके बाद देखते हैं, है ना। हाँ जी, तो इंटीजर, तीसरा कंडीशन था आपका इंटीजर। इंटीजर शायद ऐसा ही है, आप लोग देख लीजिएगा। पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। इंटीजर क्या है? हमने देखा कि 0 आ गया, 1 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए, डॉट इन्फिनाइट तक गया। अब यहां इंटीजर कौन सी बात आ गया भाई? 0 आइए गया, पूर्ण संख्या हो गया, इंटीजर आया तो क्यों आया? इस पर भी जो गणितज्ञ लोग थे, मैथ के वैज्ञानिक थे, वो विचार करने लगे कैसे होगा। इस पर उन्होंने, उनके विचार में क्या होगा, आया होगा, ऐसा आप खुद में सोच सकते हैं। अब ये भी सोचे होंगे ना कभी कि मैं 10 रुपया किसी को दिया तो 10 रुपया तो मेरे पास माइनस में रह गया। यानी कहने का मतलब क्या? पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, यहां -1, -2, -3, -4, इस तरह से डॉट डॉट देखा जाए तो यहां भी इन्फिनाइट, यानी माइनस में भी इन्फिनाइट होता है। किन्हीं के पापा करंट अकाउंट खुलाए होंगे और बैंक में मतलब पैसा नहीं रहता होगा, तो कभी 10,000 20,000 का काम करना होता है और गए, आप लोग देखे होंगे मॉल जाते होंगे तो 10,000 का सामान खरीदे, जेब में था 500 रुपया ही, लेकिन एटीएम वाले आपको बचा देते हैं और एटीएम में 500 था, 10,000 का खरीद लिए, चलिए 10,000 हो गया, लेकिन 9,500 माइनस में चला गया। अब बैंक वाला आपको 3 दिन या 2 दिन का समय दिया है, अब जाके वहाँ पुट कर दीजिए, 10,000 दे दीजिए, तो 500 जो आपका था वो हो जाएगा, 9,500 जो आप दिए वो काट लेगा बैंक वाला। ये माइनस भी बहुत सारे होते हैं। अब जैसे देखिए विजय माल्या लेके भाग गया, बैंक कर्जा में है, माइनस में है। अगर विजय माल्या वो पैसा दे देता तो पॉजिटिव में रहता, अभी निगेटिव में है, पता नहीं चलता है ना। लेकिन पढ़ाई करते तो पता चल जाता है कि माइनस। ये जो इंटीजर है इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, जहां निगेटिव एंड पॉजिटिव, निगेटिव ये है और ये हो गया पॉजिटिव। अब कहिएगा भैया निगेटिव और पॉजिटिव तो हो गया, तो 0 कौन सा संख्या है? निगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो ये दोनों रूप में रहता है, इसीलिए इसे न्यूट्रल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल भी कहते हैं, यानी ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, यानी दोनों में रह सकता है। समझ गए ना? आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। और एक बात तो मैं बता देता हूँ, अगर आज इस देख लिए
तो आप बचपन में क्या पढ़े थे नहीं पढ़े थे वो सारी चीज़ भूल जाइएगा, एकदम तुरंत में आपको समझ में आ जाएगा। और अपने मतलब छोटे छोटे भाई के बहन के आप बता सकते हैं, क्योंकि गिरजेश भी आपको ये बता रहे हैं, तो आप छोटे छोटे चीज़ आप बच्चों को बता सकते हैं, आप अच्छे ढंग से बता सकते हैं, परिभाषा दे के बता सकते हैं। हम यहाँ परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। चलिए, ये हो गया इंटीजर आपका, तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है, अब इसमें आप लोग देखिए चौथा नंबर आता है, जिससे शायद हम कहते हैं प्राइम नंबर। पढ़े हुए लोग बहुत समझ में आ रहा होगा उनको, जो नहीं पढ़े उनको भी समझ में आएगा। स्थिर से खाली आप देखिए हम एक एक सेकेंड का देखिए, बढ़ाइए नहीं वीडियो को। प्राइम नंबर यानी इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर को क्या कहते हैं जी? अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर आपका अभाज्य संख्या हुआ। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? एक भाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या होता है। ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से विभाजित हो, कोई दूसरा संख्या से विभाजित ना हो, सिर्फ एक से विभाजित होना चाहिए और अपने आप से विभाजित होना चाहिए, तब ये जो संख्या होती है वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब आप सोचिएगा कौन सा लाभ है भाई? तो आप कहिएगा भैया एक भी होगा, मैं बोलूँगा नहीं होगा, क्वेश्चन उठ जाएगा। एक तो एक से कटता है, अब एक तो एक अकेला है तो अपने आप से नहीं कटेगा, एक से भी कट रहा है अपने आप से भी कट रहा है, ऐसा तो क्वेश्चन उठ सकता है। लेकिन इसको समझने के लिए एक चीज और है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का 2 फैक्टर भी होना चाहिए। कितने फैक्टर होना चाहिए? 2 फैक्टर, यानी गुणनखंड, 2 गुणनखंड। तो एक का तो 2 गुणनखंड नहीं ना है, तो इसको 2 देंगे। 2 देखिए, एक से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 दे दिए। एक से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 2 से नहीं कटता है। ध्यान रखिएगा। अब बोलिएगा भैया ये 2 से तो कट जाएगा दशमलव में। दशमलव में प्राइम नंबर नहीं होते हैं, दशमलव में प्राइम नंबर नहीं लेंगे हम। ठीक है, अब देखिए 2 के बाद 3, अगर हम यहाँ 4 लिख दिए तो नहीं ना होगा, इसकी ज़्यादा हो गया, इसलिए हटा देंगे इसको। 2 होगा, 3 होगा, 5 ले सकते, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20, 21, 22, 23 हो जाएगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगा, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे अभाज्य संख्याएं मिल सकते हैं, बहुत सारे। यहां देखेंगे 2 है, 1 से कटा, 2 है, 2 से कटेगा, यानी 2 फैक्टर है। 3 का देखें, 1 से कटा, 3 से कटेगा, यहां भी 2 फैक्टर है, यानी जहां हम बना रहे हैं तो 2 ही फैक्टर हैं। अगर हम 29 का देख लें तो 1 से 1 दूना 2, 1 नमा 9, और 29 अब किसी से कटता है? नहीं कटता है, तो 29 अपने आप से ही कटेगा। इसका भी 2 फैक्टर है। कितना आसान है। प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है, इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए नोटबुक में, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है, तब जाके आपको मैथ समझ में आएगा। चलिए पहले इसको लिखिए, फिर आगे बताते हैं आपको। 5वां नंबर बताएंगे आपको। चलिए अब देखिएगा, 5वां नंबर में है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर,
कंपोजिट नंबर, यानी कि अगर बोला जाए तो इनका नाम हो गया संयुक्त संख्या, यही हिंदी होगा, संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या क्या है? देखिए जी, अभी प्राइम नंबर पढ़े थे, ये संयुक्त संख्या कहाँ से आ गया? कंपोजिट नंबर। बहुत सारी संख्या है, संख्या के तो कुछ गणना नहीं है, जितने भी आए सब संख्या देते गए। हम लोग के पास याद करने की ताकत भी बढ़ती गई, क्योंकि जितना ही अपने आप को इसमें डालेंगे उतना ही खिलेंगे। आप देखते हैं ना, सोना को जितना धिपाया जाता है सोना उतना कीमती होते जाता है। तो समझ लीजिए हम लोग भारत के भविष्य हैं, तो धिपेंगे तो ही तो खिलेंगे। तो इस संयुक्त संख्या क्या है? अभी मैंने प्राइम नंबर आप लोग को बताया, तो प्राइम नंबर में बताया कि 2 फैक्टर होना चाहिए। इनका जो फैक्टर है वो 3 फैक्टर से अधिक भी हो सकता है, यानी 3 कम से कम और 3 फैक्टर से अधिक हो सकता है। अब कहेंगे क्या? 4 आ जाता है, 6 आ जाता है, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, है ना, 18 आ गया। इस तरह से भी बहुत सारी संख्याएं हैं। अब कहोगे कि कैसे? अब देखिए, 4 जो है 1 से कटेगा, कट जाएगा। 2 दूनी 4 कटेगा, कट जाएगा। 4 से भी कटेगा। कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। अब आप लोग देखिए, 6 है, 1 से कटेगा जी, हाँ जी कटेगा। 2 से कटेगा तो हाँ, तो 2 तिया 6 होबे करता है, कटे जाएगा। 6 और किससे कटेगा? तो 3 दूनी 6 भी होता है जी, ओहो हो, कटेगा। फिर 6 से भी कट जाएगा, यानी इसका 4 फैक्टर हो गया। 8 का देखते हैं, 1 से कटेगा जी, तो बोलता है हाँ कटेंगे हम। 2 से भी कटबो, कटबे करबे। 3 से नहीं कटबे, 4 से कटतीन जी, फिर ये स्वयं 8 से भी कटती, यानी इसका भी 4 फैक्टर। अगर हम 15 का देखें, ये 3 से भी कटते हैं, 3 से नहीं, सबसे पहले 1 से ही कटेंगे, 3 से कटेंगे, 5 से कटेंगे और 15 से कटेंगे। इस तरह से आप देखें कंपोजिट नंबर, समझ में आ गया होगा ना। 3 से अधिक संख्या मतलब गुणनखंड जिसमें हो, गुणन हो जिससे 3 से अधिक फैक्टर हो, वो कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। चलिए फटाफट इसको लिखिएगा। अब देखेंगे हम लोग को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर अभी मैं बताए थे जी 1 2 3 4 5 यानी 6 शायद हो। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। देखिए 10वां क्लास में पढ़ना है आप लोगों को, 1 नंबर में आएगा और शायद 1.2 एक्सरसाइज का है। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या, मैं इसे आपको समझा देता हूँ। तो को प्राइम नंबर का मतलब सहअभाज्य संख्या हो गया। को प्राइम नंबर है क्या? तो इसमें होता है क्या, 2 ही फैक्टर होनी चाहिए इसका भी। तो ये 2 कंपेयर संख्या होती है। जैसे मान लेते हैं अगर हम 15 और 16 कहें, तो 15 और 16 में क्या है, ये 1 से कटता है, ये भी 1 से कटता है। 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से 3 55 कटता है, 4 से कटता है। ठीक है, यानी कोई भी एक कॉमन होना चाहिए। अगर किसी का फैक्टर 1 से अधिक हो जाता है, 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसे नहीं लेना है। एक हो गया, मान लेते हैं 23 और 21, कितने होंगे? एक कॉमन होंगे। ये सब को फैक्टर में आ जाते हैं, ये है ना, एक कॉमन होंगे। 3 तो किसी से कटेगा नहीं, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 21 कटता है, लेकिन एक कॉमन है इसमें, इसलिए ये दोनों सेम हो जाएगा। ये है आपका को प्राइम नंबर। इसके बाद देखेंगे 7वां नंबर में हम लोग देखेंगे इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन नंबर। देखिए इवन नंबर लिखते ही आप लोग समझ गए होंगे, सम संख्या की बात है। तो सम संख्या तो आजकल बच्चा बच्चा जानता है। सम संख्या कौन सी संख्या कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूरा विभाजित हो जाए, 2 से पूरा कट जाए। ये नहीं कि दशमलव में कटे, पूरा
कट जाए। ठीक है, तो 2 से जो पूरा पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डॉट 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 इन्फिनाइट, अनंत। कोई भी संख्या अनंत है, संख्या का अंत ही नहीं है, वो सम संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, क्योंकि प्राकृत संख्या से ही सारी संख्याएं बन रहे हैं ना। अगर प्राकृत संख्या में नहीं पता होता तो ये सारी संख्याएं कहां से आती। यानी हम कह सकते हैं संख्याओं की जननी प्राकृत संख्या ही है। अगर प्राकृत संख्या नहीं आती तो ये सारी संख्याएं नहीं होता। अगर ये धरती नहीं होते तो पेड़ पौधे नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते तो जीव जंतु भी नहीं होता। यानी प्रकृति का होना बहुत जरूरी है, चाहे वह कोई भी चीज हो। बिना प्राकृतिक के कुछ नहीं होने वाला है। तो इवेन नंबर आपको समझ में आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, जो 2 से पूरा पूरा कटता है उसे सम संख्या यानी इवेन नंबर कहते हैं। 8वां नंबर देखेंगे हम लोग, ऑड नंबर। ऑड नंबर, विषम संख्या। ऑड नंबर विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? अभी कह दिया जो इसको बोल देंगे 2 से विभाजित होने वाला, 2 से विभाजित होने वाला। तो अब कह देंगे इसको 3 से विभाजित होना, तो ऐसा थोड़े है। यहां अगर 2 से विभाजित होने वाला है तो यहां लिखना पड़ेगा 2 से विभाजित नहीं होने वाला। देखिए समझिएगा बढ़िया से, 2 से विभाजित नहीं होने वाला, वहां 2 से विभाजित है, ये 2 से विभाजित नहीं होगा। यानी किसी और संख्या से हो सकता है लेकिन 2 से नहीं, 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब कौन सी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता? तो वैसी संख्या 3 भी है, वैसी संख्या 5 भी आ जाती है, 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है, 13 भी है ना, 15 भी है, 17 भी है, 19 होगा, 21 होगा, 23 होगा, 25 होगा। यानी बहुत सारी संख्याएं, जहाँ तक आप जान सके, जो बस दिमाग में इतना रख लीजिए, 2 से जो पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उस संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। उस संख्या क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। तो इसे आप लिख लीजिएगा, फिर आगे हम बताते हैं आप लोग को 9वां नंबर में। तो 9वां नंबर आपका है डिसिमल नंबर। देखिए 1 नंबर आ गया आपका डिसिमल नंबर। आप लोग सोच रहे होंगे कि नंबर कितने हैं, बहुत सारे हैं। डिसिमल नंबर का मतलब होता है दशमलव का संख्या। किसका? दशमलव संख्या। पढ़े ही होंगे आप लोग, दशमलव संख्या। अब ये दशमलव संख्या क्या है? दशमलव संख्या भी 2 प्रकार के होते हैं। चलिए समझिएगा, आप लोग पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, ध्यान नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ। आप इसको स्थिर से देखिए, समझिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा हो जाता है, टर्मिनेटिंग होगा तो दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए, तो हिंदीवादी लोग नहीं समझिएगा, थोड़ा सा हिंदी भी हम बता ही देंगे। ये बिहारी बोर्ड का है, हिंदी की क्लास है। मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि बिहार बोर्ड के लोग भी थोड़ा सा इंग्लिश सीख लें और बहुत अच्छे ढंग से समझें, क्योंकि कहा गया है बिहार बोर्ड को इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा यूज करते करते इंग्लिश हम लोग भी सीख सकते हैं, ऐसा वहाँ बताना होगा। क्योंकि तभी तो लोग जो निजीकरण का विरोध कर रहे हैं वो निजी स्कूलों में भेजना बंद करके सरकारी स्कूल में भेजेंगे। निजीकरण का विरोध जो कर रहे हैं तो पहले निजी स्कूलों में भेजना बंद कर दें तब ना, लेकिन निजी तो चाहिए ही, क्योंकि अच्छी पढ़ाई कहाँ होती है? निजी स्कूल में होती है, सरकारी स्कूल में नहीं होती है। थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ
टर्मिनेटिंग मतलब शांत होता है। शांत दशमलव नाम जान गए होंगे, चलिए जी बहुत अच्छा, हिंदी आते के साथ समझ में आ गया। अशांत दशमलव, दशमलव पर लिखा हुआ छोड़ देते हैं। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब ये शांत है और अशांत है, ई कैसे पकड़ेंगे भाई? शांत दशमलव का मतलब हो जाता है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक 5 लिए तो 5 लिए, यहां 2 दे दिए, 2 से काटें यानी कि 5/2 एक संख्या क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब हमको पता लगाना है कि शांत है कि अशांत है, तो 2 से भागा दिए, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, दशमलव देंगे, चूंकि दशमलव है तो दशमलव देना ही है ना। अब दशमलव देने के बाद आपको पता है यहां 0 उतरेगा, 2 बचे 10। ये आपका कंप्लीट हो गया, यानी ये 2 से पूरा पूरा कट गया, यानी जिससे कट जाए दशमलव के बाद ही पूरा पूरा, उसे क्या कहते हैं? तो शांत दशमलव कहते हैं। कोई और संख्या देख लेते हैं। अब मान लेते हैं एक ले लें 5/3। अब ये कौन सी संख्या? 5/2 तो शांत हो गया, 5/3 कौन सी होगी? चलिए इसको भी चेक कर लिया जाए। यहाँ 5 देंगे, देखिए जी याद रखिएगा, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश को हमेशा बीच में दीजिएगा और हर को बगल में रख दीजिएगा, तब भागा दीजिएगा। ये नहीं कभी कभी कोई लोग क्या करते हैं, 2/7 रहता तो देखता 7 बड़ा है तो 7 बीच में और 2 करगी में, नहीं, अंश हमेशा बीच में आता है, यानी 2 बीच में और करगी में 7। इसको याद रखिएगा, मैं समझाऊंगा आगे भी बताऊंगा आपको। पहले इसे देख लेते हैं। 1 बार 5 में से 3 गया 2 हो गया, 5 में से 3 गया तो कितना हुआ जी? 2, दशमलव दिए, 0 आया, 3 छक्का 18, 20 में से 8 गया 2, 1 में 1 गया, कटकुट हो गया, ओहो, फिर 0 देंगे, 3 छक्का 18, फिर 2, फिर यहाँ देख रहे हैं हम बार बार जब काट रहे हैं तो घटकर इससे 2 ही आता है और बार बार छो ही लग रहा है, यानी लगातार छो आ रहा है। तो मैं इसको रोकने के लिए क्या करता हूँ, 1.6 पे बार भी दे सकता हूँ, या तो 6 2 को लेके भी बार दे सकता हूँ। यह बार देने का मतलब होता है कि अब भागा देना रोक रहे हैं, क्योंकि ये छो छो बार बार आ रहा है। अब ये छो छो बार यानी पूरा नहीं कटा तो कौन सा दशमलव हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। आगे देखें हम, जैसे 1/4 ले लेते हैं, अभी मैं बताया था, देखिए हम अभी समझाएं आपको कि ये अंश होता है, ये हर होता है। तो अंश होता है, हर होता है, तो कैसे? अब क्या करेंगे? अब देख रहे हैं बहुत सारे लोग बताए ना गलती कर देते, अंश को हमेशा बीच में रखिए, 4 यहाँ रख दीजिए किनारे में, हर को किनारे में रखना है। अब देख रहे हैं 4 से तो एक बार लगता नहीं है, इसी कारण लोग ऐसा करते हैं ना कि एक इधर 4 उधर कर देते हैं, किसी इधर कट जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर पहले 0 लूँगा, जो नहीं लगता है एक बार में तो पहले 0 लूँगा, फिर देख रहे हैं चलो ठीक है दशमलव दे देता हूँ जी। अब यहाँ 0, 4 दूना 8, ओहो मिस्टेक हो गया, सॉरी। 10 में से 8 गया, आपका हो गया 2, यहाँ दशमलव दिया हुआ है, देना नहीं है, बार बार दशमलव मत दीजिएगा। यहाँ 0, 4 5 20, ये कट गया, यानी खत्म हो गया। 0.25 में पूरा पूरा ही विभाजित हो गया। कौन सा दशमलव हो गया? शांत दशमलव हो गया। तो आप लोग डिसिमल नंबर में देख लिए कि शांत क्या है और अशांत क्या है। कब शांत बोलते हैं, कब अशांत बोलते हैं। यानी शांत कब बोलेंगे? जब पूरा पूरा कट जाएगा। अशांत कब बोलेंगे? जब काट रहे हैं फिर से नंबर आ रहा है, काट रहे हैं फिर से नंबर आ रहा है, तो उसे अशांत बोलेंगे और रोकने के लिए बार कर देते हैं। कभी कभी आप बहुत सारा देखिएगा कट रहा है तो इस तरह से भी करते जाता है, 0.23232323 ऐसे बहुत बार आ रहा है, बहुत बार आ रहा है। मैं क्या करूँगा, देख लेता हूँ कि अरे बार हर बार 2 3 आता है, 2 3 आता है, यानी 2 3 पर बार देकर रोक दें। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी आता है
0.341234 है ना, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब इस तरह से आते रहे, यानी 1 2 भी कर सकते हैं, 3 4, इतना है ना, ऐसा नहीं, ऐसा आएगा। जब 3 4 के बाद 3 4 आ जाता है तो कहने का मतलब फिर से 1 2 आएगा, 3 4 आ गया, है ना। देखिए 34 12, फिर 34 12, फिर 34 12, यानी 3 4 1 2। दशमलव के बाद हम पूरी संख्या नहीं पढ़ सकते, काउंटिंग संख्या पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो नंबर है ये बार बार दोहराया जा रहा है। क्या करेंगे, इसको यहीं पर गाड़ी रोक देंगे। ये हो गया शांत, ये शांत नहीं, ये अशांत हो गया, क्योंकि रुक नहीं रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत? चलिए इसको आप उतार लीजिए। चलिए उतार लिए होंगे आप लोग। इसमें आप देखें क्या, ये जो संख्या हो रहा है रिपीटिंग हो रहा है, रिपीटिंग है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी डेसिमल पॉइंट है जहां रिपीटिंग नहीं होते हैं। मैं कुछ आपको नॉन रिपीटिंग बताऊंगा। ये रिपीटिंग हो रहा था ना, मतलब दोहराया जा रहा है। मैं कुछ और बता देता हूँ। जैसे आप लोग पाई का मान जानते होंगे, पाई का मान ऐसे 22/7 दे के पढ़ा जाता है। ऐसे उचित इसका मान नहीं है, अभी इसकी गणना नहीं बस दिया जाता है। और या तो पाई का मान आप लोग पढ़े होंगे 3.14152 ऐसी कुछ हो जाता है, डॉट डॉट बहुत सारी संख्या है जिसका अभी तक उचित वैल्यू नहीं निकाला गया है। और मैथ बनाते समय आप लोग को कभी कभी पाई का मान दे दिया जाता है कि आप इसे ही रख के बनाइए, 22/7 यूज कीजिए तो 3.14 यूज करके बनाइए। तो यहाँ जो पाई का मान देख रहे हैं ना, ये बढ़ते क्रम में है, बदल रहा है, कोई शब्द रिपीटिंग नहीं हुआ है, ये बढ़ रहा है। जैसे √3, √2 देख लेते हैं। इसका वर्गमूल आप लोग पढ़े होंगे 1.414। क्या इसका वर्गमूल निकाले थे, स्क्वायर रूट निकाले थे आप लोग, तो क्या देखे हैं ये चेंज होते जा रहा है। फिर से 1 नहीं आने वाला, फिर से 4 नहीं, मतलब चेंजिंग होते जाएगा। एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आएगा, ये नॉन रिपीटिंग हो गया। तो जहां नॉन रिपीटिंग हो जाता है, सेम टू सेम नहीं आता है, नॉन रिपीटिंग हो जाता है, वैसी संख्या आप समझ गए होंगे, वैसी संख्या को अप्रमेय संख्या भी कहते हैं। प्रमेय और प्रमेय अभी मैं देखूंगा प्रमेय और अप्रमेय के बारे में, लेकिन हमें यह समझाना था। नहीं तो आप लोग दशमलव देखते हैं, ये कहते हैं अशांत है, नहीं अशांत नहीं, नॉन रिपीटिंग। इसका भी रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग है, जो कि अप्रमेय संख्या को सूचित कर देता है। समझ जाइए आप लोग। अब 10वां देखते हैं, रैशनल नंबर। चलिए एक और ले लेते हैं आप लोग के लिए, 11 नंबर इधर, इरेशनल। इरेशनल नंबर अभी समझा दिए इसको। तो रैशनल नंबर आप लोग परिभाषा पढ़े होंगे। रैशनल नंबर जो हमेशा P/Q के रूप में हो, यानी जिसमें अंश हो और हर हो। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। P/Q के रूप में हो, जहां Q नॉन इक्वल टू 0, ये चीज याद रखिए बुआ। P/Q जहां Q नॉन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन आप लोग को और जानकारी होना चाहिए कि अगर HCF होगा PQ का HCF होगा तो हमेशा 1 आएगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। याद रखिएगा बुआ, रैशनल नंबर P/Q के रूप में होता है,
क्योंकि हमें तो रियल नंबर पढ़ाना है 10वां क्लास का, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ आप लोग को। फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज 1.1 चालू हो जाएगा। आप लोग इसे देखिए आराम से। P बटा Q, Q नॉन इक्वल टू 0। P को अंश कहते हैं, Q को हर कहते हैं। हर हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके यह रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्या। देखिए जी, बहुत अच्छा बात है, जानकारी आपको होनी चाहिए थी। परिमेय संख्या, और ये भी जानकारी आपको नया नया हो गया कि P और Q यानी कि अंश और हर का HCF कितना होना चाहिए, 1। अब कहिएगा कैसे, मान लेते हैं यहाँ 1 और 3 है, कौन मिलेगा इसमें? इसमें भी 1 ही मिलेगा, इसमें भी 1 मिलेगा, तो ना कटेगा, तो ये 1 आ गया। 1/2 में भी 1 आएगा। कहोगे भैया 2/4 ले लो यार, तो 2/4 लेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4 तो कट रहा है ना, 1/2 ही है, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। कुछ और संख्या लेके देखें, 6/9 है ना, छोटा 9 लेते हैं तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2/3। इसमें कौन सा कॉमन होगा, इसका भी HCF क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो देख रहे हैं आप लोग पहली बार देखे होंगे शायद, या तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन याद रखिएगा अंश और हर का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब जाके परिमेय संख्या होगा। अब देखेंगे इरेशनल नंबर, इसको तो आप समझ गए, परिमेय तो एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या, जिसके बारे में मैंने भी बताया, और क्लास में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे कम से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है आप लोगों का, तो इसी रियल नंबर में आपको हम बताएंगे। तो अब आप लोग एक्सरसाइज पर चलिएगा। एक्सरसाइज पर जाने से पहले कुछ और भी जान लेते हैं जो कि आपको आसान हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है जी, आपको याद रखना पड़ेगा। इसे आप 5वां 6ठा से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आप लोग को शायद वहाँ विश्लेषण नहीं हो पाता है। तो यूक्लिड विभाजन में आप लोग HCF पढ़े होंगे भाग विधि से, जिसमें आपको नियम रहता है A बराबर BQ प्लस R। ये A क्या है, तो ये बराबर होता है भाज्य, और B बराबर भाजक, और Q बराबर भागफल, और R बराबर शेषफल। देखिए आप लोग पढ़े होंगे बचपना में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही नियम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का है। A बराबर BQ प्लस R, और A बराबर होता है भाज्य, B बराबर भाजक, Q बराबर भागफल, और R बराबर शेषफल। इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है एक्सरसाइज 1.1 में। तो मैं आज आप लोग को मैं इससे रिलेटेड एक मैथ बता रहा हूं, जिसको आप समझिएगा। फिर उसके बाद आप बुक से बनाइएगा, और बुक से बनाने के बाद आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि बना कि नहीं बना। फिर मैं आपको वो बनाकर भी बताऊंगा, लेकिन आज मैं सिखा रहा हूं आपको। बस इस विधि का उपयोग किया, शांति से इसको देख लीजिए। हल्ला होता होगा तो कान में जो ईयरफोन होता है उसको डाल के देखिए, शांति से देखिए, जल्दी समझ में आएगा। आप लोग समझ रहे हैं? इसे आप लिख लीजिए, मैं आपको इस पर हिसाब बताऊंगा। तो आप लोग अब स्क्रीन पर देखिए, आपका एक्सरसाइज 1.1 है, और क्वेश्चन से हम जो शब्द लिखे गए हैं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, यानी कहने का मतलब है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके महसा बनाइए। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका हिंदी देखा जाए तो महत्तम समापवर्तक। क्या होता है जी, महत्तम समापवर्तक होता है। आप लोग समझ गए होंगे, महसा जिसको बोलते हैं हम लोग, महसा यहाँ लिख दिया गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके महसा ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था क्या, फिर से जरा लिख देते हैं आप लोग को।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या था जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसको आप समझिएगा अच्छे ढंग से। तो यहां मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं आप लोग को समझाने के लिए कि मैं क्या बता रहा हूं। मैं खुद से क्वेश्चन ले रहा हूं, मतलब कि आप बुक से बनाइएगा, आपके बुक में बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं अपना क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं स्क्रीन पर आपको आपका बुक का कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जिसे आप बनाइएगा तुरंत में, और वीडियो को पॉज करके बनाइएगा कि आपको आता है कि नहीं। अगर बन जाता है आपको अपने से मेरे बताने के बाद, तो कमेंट में जरूर दीजिएगा कि हाँ भैया मेरा कंप्लीट हो गया, मेरे को समझ में आ गया। इसका आप अपना विचार जितना आप व्यक्त कीजिएगा मेरे सामने, तभी तो मेरी ताकत बढ़ेगी, तभी तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे मैथ्स लेके आऊँगा कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, आपको पैसा खर्चा करने की ज़रूरत ना पड़े। आप ऑफलाइन में यूट्यूब चैनल के द्वारा जो अपलोड होता है वीडियो, उसमें आप देखकर सीख सकते हैं, और गरीब विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है, सहायता करेगा। और एक दूसरे को मदद कीजिए। जिन गरीब विद्यार्थियों को वीडियो मतलब कि मोबाइल नहीं है, तो जिनके पास है वो 2-3 की मदद कर दें, प्रत्येक 2-3 की मदद कर दें, हमारा बिहार तरक्की करेगा। जो अशिक्षित राज्य की गिनती में आते हैं, बनते तो आईपीएस हमारे ही राज्य से, लेकिन तब पर भी पिछड़ा हुआ है, इसे आगे बढ़ाइए। और गेम के जगह पर पढ़ाई कीजिए, मोबाइल का अच्छा यूज कीजिए। मोबाइल गलत नहीं है, इसका यूज करना गलत है। आप अच्छे में यूज कीजिएगा तो मोबाइल सही हो जाएगा। घर किसी का बर्बाद नहीं होता है जी, बस यूज करने का तरीका होना चाहिए। आपका विचार कैसा है? तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो एक हिसाब ले रहा हूँ मैं। तो जैसे मान लेते हैं एक 12 है और एक 17 हो गया, ठीक है। मैं यहाँ हिसाब लिया 12 और 17। यहाँ पर मैं यहाँ सॉल्यूशन करूँगा और लिखूँगा माना कि a बराबर 12 और b बराबर 17। a बराबर 12 है और b बराबर 17। इसमें देख रहे हैं बड़ा कौन है, तो बड़ा b है, इसीलिए जिधर बड़ा होगा उधर मुंह खोल लेंगे। a बराबर लेस देन b, a लेस देन b, b से छोटा है a। अगर मुंह इधर खुल जाता तो इसको बोलते हैं a ग्रेटर देन b। अगर ऐसा रहता तो क्या बोलते जी, a ग्रेटर देन b। a बड़ा है किससे, b से, लेकिन यहां पर a क्या है, छोटा है। अब इसका हम बनाएंगे। देखिए आप लोग को मैं शॉर्टकट में पहले समझाता हूं, थोड़ा सा रफ देता हूं आप लोग को, आप रफ कीजिएगा, आदत बन जाएगी, आप हिसाब को अच्छे ढंग से बना सकते हैं। जैसे मान लेते बड़ा जो है 17, यहाँ ले लिया जाए, यहाँ 12 लेंगे, एक बार लगाए हम, 7 में से 2 गया 5, और 1 में से 1 गया, क्या हो गया, कटकुट हो गया, ठीक है। यानी यहाँ लिखना पड़ेगा आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी उन्हीं का तो प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या करना है, बड़ा संख्या यानी भाज्य, बीच वाला को भाज्य कहते हैं। फिर उसके बाद b यानी भाजक, क्या हो गया भाजक, 12, भाजक गुने भागफल, 1 हो गया भागफल, अब प्लस शेष, r कितना है 5। अब कहोगे कैसे, इसको लिखते चलेंगे, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे हम, स्टेप फर्स्ट में देखेंगे, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में देखें, अब आगे चले, अभी तो हुआ नहीं, क्योंकि जब तक r का मान 0 नहीं होगा तब तक हल नहीं होगा। अब देखिए ये जो 5 है यहाँ इसको घेर लेंगे, याद आ रहा होगा जी आप लोग को, ये 12 है, इसको यहाँ लेंगे, है ना। तो 5 दूना 10, 2 में 0 गया, 2 कट। अब देखिए ये 12 बन गया भाजना, तो स्टेप 2 में जाएंगे, दूसरा चरण, चरण फर्स्ट, चरण सेकंड।
स्टेप 2, इसको चरण कहते हैं, चरण लिख सकते हैं, चरण 1, चरण 2 आप लोग लिख लीजिएगा, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को क्या करना है। तो 12 हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आपको आएगा। मैं फिर समझाऊंगा यहाँ पर से, अगर ऐसे नहीं समझ में आता फिर बनाइएगा आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाइएगा, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान से अगर देखिएगा तो अभी तुरंत समझ में आएगा आप लोग को। अब देखिए 2 बच गया, यहाँ 5 लेंगे, 2 दूना 4, समझ गए होंगे। स्टेप 3 लिखना है, इसके बाद क्या है जी, भाज्य बराबर 5 है ना, समझाते चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 5 फिर 2 गुना 2 प्लस 1, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब इसको फिर लगाएंगे, 1 दूना 2 0। चलिए स्टेप 4 का देखते हैं, तो कितना है, 2 है, 1 गुना 2 प्लस 0। अब यहां देखना 0 आ गया, तो जिस भाजक से 0 आता है वही इसका HCF होता है। इसीलिए HCF बराबर, यहां दिक्कत होगा शायद आपको देखने में, यहां लिख लेते हैं, इसीलिए HCF बराबर किसका HCF जी, 12 17 का। कितना आया जी, किससे लगा पूरा, 1 से। ये आपका रफ था, जिनको समझ में नहीं आता है वो इस तरह से बना लीजिएगा रफ कॉपी में करके, उसके बाद इस तरह से ढाल दीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में आपका 2 नंबर कोई नहीं काटेगा, एकदम 2 नंबर आपका निश्चित है आएगा। किसका है, 12 और 17 का HCF है। तो यहां देखिए समझिए, पहले अगर हम उसको नहीं बनाते तो इसको बन जाएगा, टेबल याद होना चाहिए। अब ये 17 बड़ा था, 17 को यहां रख दिए। अभी 17 को 12 है, 12 को कई बार पढ़ेंगे 17, तो नहीं है 17 इसमें, तो एक बार लगाएंगे, तो एक बार जितना लगाएं तो 12 गुने 1, 12 5 17 हो जाता है। फिर ये 12 को यहाँ लेके आए, ये 5 था मेरा शेषफल, 5 यहाँ रखेंगे, 5 दूना 10, 12 में से 10 गया 2, तो यहाँ आ गया, 2 बार पढ़े थे। अब देखिए ये 5 यहाँ चला आया, जिसमें 12 आया था, अब 5 चला आया, फिर ये 2 आएगा, क्या लगा, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, फिर 2 चलाया, फिर यहाँ आएगा 1 दूना 2 प्लस 0, कितना आसान तरीका से आ गया। तो आप इस ढंग से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, और यदि शुरुआत में आपको दिक्कत है तो 2-3 हिसाब इस विधि से बनाइएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो फटाफट इसको उतार लीजिए, मैं एक हिसाब आपको दूंगा बनाने के लिए, जल्दी काम कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, दूसरा क्वेश्चन है 420 और 130। इसका आप लोग बनाइए खुद ब खुद, वीडियो को पॉज करके बनाइए। चलिए बना लिए होंगे आप लोग। देखिए a बराबर माने कितना, माना कि a बराबर 420 और b बराबर 130, इसलिए a बड़ा है किससे, b से, है ना। तो ये बड़ा है b से, मैं तो पहले ही बोला ना, बड़ा जो रहेगा वो बीच में ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, इक्विलिड विभाजन परिमेयिका से, लिखना ही लिखना है। आप लोग कैसे बनाए हैं मैं आप लोग सीख गए होंगे, लेकिन मैं पहले ही रफ फिर करूंगा और मैं बताऊंगा आप लोग को। 420 और 130, 3×3 = 39, 390, 0, 12 में 9 गया 3, कटकुट, यानी समझिए होंगे 420 यहाँ लिखेंगे, 130 यहाँ लिखेंगे, 3 बार पढ़े थे, प्लस आ गया 30, 0 नहीं आया है, अभी आगे चलेंगे। फिर 130, 30 × 150 होता है, 5 बार नहीं लगेगा, 4 बार लगेगा, 30 चौके 20 से 0 हो गया, 3 में 2 गया 1 हो गया। यानी अभी यहाँ देख रहे हैं
130, 130 को कितना बार किए थे जी, तो 130 आया, 30 बार यहाँ लेंगे, गुने 4 करेंगे, 30 चौका 20 से 10 हो गया। अगला कंडीशन है, अगला कंडीशन में यहाँ देखिए 30 हो गया, 10 या 30, 0 हो गया, यानी ये 30 यहाँ चला आएगा, कितना बार लगाना था 10, 3 बार लगा, प्लस 0, यानी आप लोग को समझ में आ गया। इसीलिए कौन सा स्टेप में था, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, ये है ना जी, आप लोग दे लीजिएगा स्टेप 3। तो ये इस तरह से हिसाब आपका बन गया। इसीलिए HCF किसका है, 420, 130 बराबर कितना आया आप लोग का, कितना बार में कटा जी, तो इतना 10 बार में कटा, तो ये हो गया आपका आंसर। आप लोग मिला लीजिए इसको, तो आप लोग मिला लिए होंगे। अब आगे देखिए, तो देखेंगे आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके। पहला नंबर 135 225 है, दूसरा 196 और 38 220 है, 867 255 है। तो हमने अभी आप लोगों को 2 मैथ बताया, एक मैथ मैंने शुरू समझा दिया और दूसरा मैथ आप लोग बनाए, जिसे मैं आपको बनाकर दिखा दिया कि कितना आंसर आएगा। ये 3 मैथ आप लोग के स्क्रीन पर है, ये 3 मैथ आप आज बनाइएगा, तो कल आप लोग को इसके बारे में मैं बताऊंगा। और आप लोग ये जरूर बताइए कि ये 3 मैथ आपसे बना कि नहीं बना। आप बताइएगा तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी और आगे आप लोग के लिए फिर वीडियो लेकर आएंगे। तो आज हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग दोस्तों को शेयर करते हैं, जिससे गरीब से गरीब विद्यार्थियों को भी फ़ायदा हो सके। तथा जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर वीडियो पसंद आया हो तो, अदरवाइज मत कीजिएगा। और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और लाइक बटन को भी क्लिक कीजिए तथा कमेंट जरूर कीजिएगा। आज बस इतना ही, अगला क्लास मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट डे। ठीक है, ओके बाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।